Good morning. My name is Ram Naresh Meena. I am Assistant Professor of Physics from Government PG College, Gangapur City. Today we will discuss about hexagonal closed packed structure, short form HCP स्ट्रक्चर, षटकोणीय सुसंकुलित संरचना के बारे में आज पढ़ेंगे। सुसंकुलित संरचना को पढ़ने के लिए आज हम 3D स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। 3D स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए ये हो गया हमारा 3D स्ट्रक्चर ऑफ HCP क्लोज पैक्ड हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। सबसे पहले हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि इसे हेक्सागोनल क्यों कहते हैं। हेक्सागोनल कहने का मतलब इसमें 6 1 2 3 4 5 एंड 6 ऊपर भी 6 हो गए, 6 भुजा हेक्सागोनल प्लेन हो गया, नीचे भी हेक्सागोनल प्लेन है, तो इसलिए हम इसे हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो पैकिंग फैक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा आता है, लगभग 74% के अराउंड आता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए इसको हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर कहते हैं। अब समझते हैं कि हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर में समन्वय संख्या कितनी होती है, जालक नियतांक कितना होता है, एकक कोष्ठिका का आयतन कितना होता है। इस तरीके से हम वन बाई वन करके हम सभी चीज़ों को एक एक करके पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर में जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, एकक कोष्ठिका के जो प्रत्येक कोने हैं, ये पूरी एकक कोष्ठिका है, इसके प्रत्येक कोने पर 1 2 3 4 5 6, इसी प्रकार नीचे वाले प्लेन में 1 2 3 4 5 6, 6 कोनों पर 6 हो गए, 6 एटम होते हैं। हेक्सागोनल के सेंटर में एक एटम होता है, इसी प्रकार नीचे वाले हेक्सागोनल प्लेन में सेंटर में एक होता है, और 3 एटम इसके बॉडी के अंदर होते हैं। ठीक, तो टोटल कितने हो गए? प्रत्येक षटकोणीय फलक के केंद्र पर एक एक परमाणु तथा कोष्ठिका के अंदर 3 परमाणु और प्रत्येक कोने पर एक एक परमाणु। ठीक है, अब हम निकालते हैं, यदि इन एटमों को बड़ा कर दें, जूम कर दें, तो कौन सा एटम किसको टच करेगा, तभी तो हम उसका समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, किसी भी एटम को तुम ले लो, किसी भी एटम को यदि तुम लो और यदि तुम देखो कि इस एटम से नियरेस्ट कितने एटम इसको टच कर रहे हैं, तो वो इस स्ट्रक्चर का किसी भी एटम को ले लो, सब में वही आएगा, समन्वय संख्या सब में वही निकल के आएगी। इसका मतलब हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर के किसी भी एटम को लो और वो कितने एटमों से टच कर रहा है, वो उसकी समन्वय संख्या होगी। अब सबसे पहले प्रत्येक एटम को मैं जूम करवाता हूँ। ये हो गया हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। रियलिटी में ऐसा होता है, बट हम इतने नज़दीक होने से हम कुछ दिखाई नहीं दे पाता, इसलिए हम इसको इस तरीके से देखते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किसी भी एटम को ले लो, किसी भी एटम को लोगे, जब इस एटम को लोगे, सपोज करो ग्रीन वाले एटम को लोगे तो इधर वाले एटम आएंगे, इस रेडिश वाले एटम को लोगे तो इसके साइड में कितने टच कर रहे हैं, इसे 6, इसको ये भी टच कर रहा है 2 3 4 5 6,
तो इसका मतलब इसके हेक्सागोनल प्लेन में इसे 6 एटम टच कर रहे हैं। ठीक है, नीचे की साइड देखोगे तो तुम पाओगे कि इस रेड को 3 ग्रीन वाले एटम, कलर तो मैंने इसलिए डाले कि तुम्हें ये अलग अलग दिखें, रेड वाले को 3 ग्रीन एटम टच कर रहे हैं। तो इस प्रकार ये इनफाइनाइट स्ट्रक्चर होता है, तो इसका मतलब 3 ऊपर भी होने चाहिए ग्रीन, तो ये हो गए ऊपर 3। तो ये वाला एटम टोटल कितने टच कर रहे हैं, 6 तो हो गए इसी प्लेन में, हेक्सागोनल प्लेन में, और 3 हो गए ऊपर वाले एटम में, ग्रीन, नीचे 3 ग्रीन, 6 तो ग्रीन हो गए, 6 ही इसके प्लेन में हो गए। तो अब देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या। षटकोणीय तल के जो परमाणु होंगे टोटल कितने हो गए, 6, ऊपर के तल के परमाणु 3, नीचे के तल के परमाणु जो इसे टच कर रहे हैं 3, टोटल हो गई 6 + 3 + 3 = 12। तो समन्वय संख्या कितनी हो गई, तो SCP क्रिस्टल स्ट्रक्चर की जो समन्वय संख्या होगी वो होगी 12। गॉट इट। अब निकालते हैं हम जालक नियतांक, लैटिस कांस्टेंट। तो सारे जो एटम हैं उनको हटा देते हैं। लैटिस कांस्टेंट निकालने के लिए मुझे कोई भी स्ट्रक्चर के किसी भी ट्रायंगुलर को ले लो। तो हम लेते हैं इस एटमों को, इन एटमों को जब जूम करता हूँ, बाकी सबको हटा देता हूँ, केवल जो सेंटर वाले को रखता हूँ, तो वो कुछ इस तरीके से दिखेंगे। ये समझ में आ रहा है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये था कहाँ पे, इनर वाला 3 एटम है, AOB ट्रायंगुलर, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। इस तरीके से जब मैं इसे अंदर वाले को लेता हूँ तो ये हो गए A, O और B। ठीक, AOB के A से OB लाइन पर मैं परपेंडिकुलर डालता हूँ 30 डिग्री का एंगल पे, तो ये टोटल हो गया 60, इसके 30 डिग्री पर ये हो गया परपेंडिकुलर, तो इसके सेंटर में टच करेगा। ये प्लेन के परपेंडिकुलर में C/2, क्योंकि ये मिडिल में है, दोबारा देखो टोटल जो हाइट होगी वो C है, C के आधे में है ये तीनों एटम, तो टोटल हो गए भाई साहब C/2 हाइट इसकी। ठीक, 60 डिग्री। तो समन्वय संख्या निकालने के लिए सबसे पहले हम इस त्रिभुज को लेते हैं AXZ। ये 90 डिग्री पर है, ये 90 डिग्री है, तो समकोण त्रिभुज AX और Z को लेते हैं। तो AXZ से हम निकालते हैं कि AZ का स्क्वायर इज इक्वल टू AX का स्क्वायर प्लस XZ का स्क्वायर। जब कैलकुलेट करते हैं तो AZ बराबर कितना है, A, ये कैसे निकला, हमने देखा कि इस स्ट्रक्चर में ये डिस्टेंस कितनी है, A A A A A, ऐसे ये भी A, ये A, आपस में इधर भी देखोगे तो ये A ही निकलेगी, A, क्योंकि 2 एटमों को जब आपस में देखोगे तो ये भी A निकलती है। ठीक है, तो AX का मान जो कि 2/3 AY के इक्वल होता है। AY टोटल जो डिस्टेंस है उसका यदि AX निकालेंगे तो वो 2/3 होता है। ठीक है, तो हम लैटिस कांस्टेंट निकालने के लिए इस त्रिभुज, ये तो हमें पता चल गया XZ का मान C/2, तो लैटिस कांस्टेंट निकालो। लैटिस कांस्टेंट निकालने के लिए सबसे पहले AZ बराबर AX बराबर 2/3 AY, गॉट इट।
एक्स जेड बराबर c/2, ए वाई का मान कितना होगा, ये डिस्टेंस ए है, ये एंगल थीटा है, तो ए का कॉस 30, ए कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 30 का मान √3/2, तो ए √3/2, तो ए वाई का मान यदि यहाँ रख दें तो हम ए एक्स का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। ए एक्स बराबर 2/3 ए वाई, 2/3 एज इट इज, ए वाई का मान ए √3/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 से √3 कैंसिल, एक √3 बच गया, तो ए वाई √3 डिस्टेंस होगी ए एक्स, ए अपॉन √3। अब इस त्रिभुज से लें ए एक्स जेड, तो ए एक्स का स्क्वायर एक्स जेड का स्क्वायर बराबर ए जेड का स्क्वायर, तो ए जेड स्क्वायर बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर। ए जेड का मान ए है, लेटेस्ट कांस्टेंट, ये ए एक्स का मान अभी कैलकुलेट किया है, ए अपॉन √3 का स्क्वायर करेंगे तो a²/3, एक्स जेड का मान जब कैलकुलेट करोगे, एक्स जेड का मान एक्स जेड c/2 का जब स्क्वायर करोगे तो c²/4, इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो हमें जो c का मान, जो हाइट है उसका मान आता है a √8/3, a √8/3, ठीक है, c इक्वल टू a √8/3, तो इसका मतलब c और a में संबंध आ गया। अब हम वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो सबसे पहले हम यूनिट सेल को देखते हैं। ये हो गया मेरा यूनिट सेल, ठीक। जब इसे यूनिट सेल, इसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे, सबसे पहले बेस जो आधार है, आधार का क्षेत्रफल, ये जो षटकोणी है इसका क्षेत्रफल निकल जाए और इसको इसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दे तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो इस आधार का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, क्योंकि यहाँ पे 6 त्रिभुज हैं, 1 2 3 4 5 6, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो इस पूरे का क्षेत्रफल कैलकुलेट हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल एक कोष्ठिका का आयतन b इक्वल टू आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल निकालोगे तो किसी भी त्रिभुज, इस त्रिभुज को ले लो चाहे इस त्रिभुज को, ये सारे समबाहु त्रिभुज है, इसकी सम की जो भुजाएं हैं वो बराबर हैं, सारे कोण 60-60 डिग्री के हैं। तो चाहे इस त्रिभुज को लो, चाहे ऊपर वाले में से किसी एक त्रिभुज को ले लो, चाहे नीचे, ये सारे त्रिभुज समबाहु त्रिभुज और समान हैं। तो त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल इंटू 6, तो आधार का क्षेत्रफल, ऊंचाई हमने कैलकुलेट कर ली, तो 6, ये समबाहु त्रिभुज 1/2 BOAY। अब B और AY का मान कैसे कैलकुलेट करेंगे, दोबारा से वही AY का मान कैलकुलेट अभी किया था, a √3/2, BO का मान, BO कितना है A, तो 6 × 1/2 इंटू BO का मान A, AY का मान a √3/2 इंटू हाइट इसकी पूरे की हाइट इसकी होगी c, तो इन सबको मल्टीप्लाई करो तो 3√3/2, ठीक, a² इंटू c, तो 3√3/2 a², c का मान अभी कैलकुलेट कर चुके हैं, c रिलेशन बिटवीन a एंड c, c इक्वल टू √8/3 a, मान रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, √3 से √3 कैंसिल, √8 का मान 4/a, इस तरीके से कैलकुलेट जब करते हैं, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू 3√2a³, इस पूरे यूनिट सेल का जो वॉल्यूम आएगा वो 3√2a³ आता है। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल समझ में आ गया। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, इस यूनिट सेल के अंदर टोटल कितने एटम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। एक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या, नंबर ऑफ एटम्स,
देखो ऊपर वाला जो ये एटम है जो सेंटर में है, ये ऊपर वाली एक कोष्ठिका के भी हिस्से में है और नीचे वाली कोष्ठिका के भी हिस्से में है। इसी प्रकार नीचे भी ऐसा ही एक एटम है जो इसके और इससे नीचे वाली एक कोष्ठिका के भी उतना ही हाफ पार्ट है। तो और जो 6 कोनों पर हैं, ऊपर भी 6 हैं नीचे भी 6 हैं, तो टोटल हो गए 12। जो कोनों पे हैं वो कितने हो गए, इसके साइड में 1 2 3, तो इसी प्लेन में 3 ऊपर, तो ये हो गए मेरे यहाँ पे 6 होगा, सॉरी इसको करेक्शन करो। वन बाई 6 आएगा इसका मान। इसको मैं थोड़ा सा एरर है उसको मैं सही कर लेता हूँ। तो हमने अभी करेक्शन कर लिया यहाँ पे 1/6, क्योंकि 6 कैसे होंगे, दोबारा देखो स्ट्रक्चर को। प्रत्येक जो ये वाला एटम, इसका भी पार्ट है, इसके साइड वाला भी पार्ट है, उधर वाला भी पार्ट है, ऊपर भी 3 होंगे, तो टोटल 6 ऐसी एक कोष्ठिका है जिनका इसका पार्टीशन हो रहा है। तो 1/6वां हिस्सा इस एक कोष्ठिका के हिस्से में आता है। तो टोटल 12 हैं। तो कोनों पर स्थित परमाणुओं के कारण प्रति एक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या 12 मल्टीप्लाई 1/6, 6 दूनी 2, 6 दूनी 12, 2। षटकोणीय तल के परमाणुओं के कारण प्रति एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या, षटकोणीय तल के परमाणुओं के कारण। तो षटकोणीय तल कौन सा हो गया, ऊपर जो बेंजीन जैसा है, तो ये वाला एटम उसके सेंटर में है। तो 2 है, एक ऊपर है एक नीचे है, तो 2 आधा ऊपर है आधा नीचे है, तो आधा आधा पार्टीशन हो रहा है। 2 × 1/2 इसका मतलब 1। और 3 हैं जो अंदर ही हैं, इन तीनों का किसी के साथ कोई पार्टीशन नहीं है, देख लो किसी के साथ कोई पार्टीशन नहीं होता, ये अंदर ही आ रहे हैं। ठीक है, ठीक। तो टोटल जो प्रति एकक कोष्ठिका में परमाणु की जो टोटल संख्या है, 3 तो ये हो गए, 1 ये हो गया, 2 ये हो गए, तो 2 + 1 + 3 टोटल हो गए 6। तो प्रति एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या 6 प्राप्त होती है। अब एक एटम का वॉल्यूम 4/3 πr3, तो 6 का कितना होगा, तो वो भी वॉल्यूम ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। तो प्रत्येक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या इंटू परमाणु, एक परमाणु का आयतन, एक परमाणु का आयतन 4/3 πr3, 6 एटम इसके हिस्से में रहे, तो 6 × 4/3 πr3, 24 6 24/3 पाई r का मान a/2। ठीक है, a/2, क्योंकि 2 एटमों से 2 एटम जब टच करते हैं तो a का मान कैलकुलेट करते हैं। 2r = a, तो a/2 = r। bm कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल πa/q। ठीक है, कैलकुलेट जब करोगे 2 दूनी 4 दूनी 8 × 24 3 × कैंसिल आउट πa/q। वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल πa/q। इनका यूज करते हुए अब हम निकालते हैं पैकिंग फैक्टर। पैकिंग फैक्टर का मतलब होता है कि जो टोटल एटम है इसको कितना पैक्ड कर रहे हैं। तो जिसमें एक कोष्ठिका में परमाणु हैं, परमाणुओं का टोटल आयतन जो इसके हिस्से में आ रहा है, और इस पूरी एक कोष्ठिका का आयतन निकालें तो हम पाते हैं कुछ ये, एक बाबी कैलकुलेट किया था। एक कोष्ठिका में परमाणुओं का आयतन ये हो गया πa/q, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ये आ रहा है, ठीक है, 3√2aq। तो πa/q/3√2aq से aq, π/3√2 जब कैलकुलेट करोगे इसे तो 0.74, इट मीन्स 74%। इसकी जो क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर है ये हाईएस्ट क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर है 74%। क्योंकि अभी हमने जो कैलकुलेट किया था
52% सरल घनीय की आती है, 68% अंत केंद्रीय की आती है, 74% फलक केंद्रीय की आती है और 74% ही षटकोणीय है। इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा 74% पैक्ड होता है। तो पैकिंग फैक्टर संकुलन गुणांक एकक कोष्ठका का आयतन बटे एकक कोष्ठका में परमाणु का आयतन बटे एकक कोष्ठका का आयतन, पाई AQ 3√2 पे कैंसिल आउट 74%। अब निकालते हैं पैकिंग फैक्टर के बाद प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल को समझने के लिए अभाज्य कोष्ठिका के मूलभूत सदस्य। सबसे पहले अभाज्य कोष्ठिका होती क्या है, HCP की अभाज्य कोष्ठिका किस प्रकार की होती है ये समझते हैं। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल सबसे पहले जो एकक कोष्ठिका है, यूनिट सेल है, उसका ये वाला पार्ट जो कि गहरा दिखाया गया है, ये प्रिमिटिव यूनिट सेल है। ठीक है, इस प्रिमिटिव यूनिट सेल में यदि इसको हम एक्स एक्सिस अपनी डायरेक्शन में, बाई एक्सिस, जेड एक्सिस लें, तो इसके जो 3 वेक्टर होंगे, एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ऊपर के इस डायरेक्शन में हो गया। एक बार हम इसको यूनिट सेल को हटा दें, केवल प्रिमिटिव यूनिट सेल को रखते हैं, तो कुछ वो इस तरीके की होगी। ऊपर से देखने पर कुछ इस तरीके से होगी, साइड से देखने पर कुछ इस तरीके से होगी। इसमें कितने वेक्टर हो गए, ए वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर ये रहा और सी वेक्टर ये। साइड से देखो, ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये सी वेक्टर है। ठीक है, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर जेड डायरेक्शन में है। ये तो यदि इसको बाई एक्सिस लें तो तीनों फंडामेंटल राइट जो फंडामेंटल वेक्टर हैं उनको यदि देखें तो ये हो गई मेरी बाई एक्सिस, इसके परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस, इन दोनों के परपेंडिकुलर जेड एक्सिस। तो फंडामेंटल वेक्टर ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल अभाज्य कोष्ठिका के मूलभूत जो सदिश होंगे वो ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। सबसे पहले सिंपलेस्ट बी वेक्टर को देखो, बी वेक्टर बराबर ओ सी वेक्टर। ओ से सी की जो डिस्टेंस होगी, क्योंकि ये ए है, ये सी है, ये भी ए है, तो बी वेक्टर बराबर ओ सी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड हो गया ए और डायरेक्शन होगी जे कैप। तो जे कैप ए इज इक्वल टू बी वेक्टर। सिमिलरली सी वेक्टर को पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। सी वेक्टर बराबर होगा ओ जेड वेक्टर। तो जेड कैप की डायरेक्शन, जेड एक्सिस को हम के कैप से डायरेक्शन प्लस डायरेक्शन इनटू मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड। तो सी के कैप, सी यहाँ तक की डिस्टेंस, हाइट, और के कैप इसकी डायरेक्शन। तो सी वेक्टर इक्वल टू के कैप सी। बी वेक्टर समझ में आ गया, सी वेक्टर। अब ए वेक्टर को निकालते हैं। चूंकि ए वेक्टर एक्स डायरेक्शन में ना होके 30 डिग्री का एंगल बना के कुछ इधर होता है, तो हम इसको इस तरीके से देखते हैं कि ये ए डिस्टेंस तो है, बट इसको हम एक्स और वाई कंपोनेंट में दिखाएं। तो ए वेक्टर बराबर ओ वेक्टर, ओ ए वेक्टर। तो ए का एक्स कंपोनेंट हो गया ए कॉस 30 डिग्री, तो ये प्लस ये वाई कंपोनेंट कितना होगा, ए का साइन 30 डिग्री, बट इसकी डायरेक्शन जे कैप के अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे। ठीक है, तो माइनस जे कैप, तो टोटल हो गया आई कैप ए कॉस 30 प्लस डायरेक्शन माइनस जे कैप ए साइन 30
मान निकालेंगे तो कुछ इस तरीके से ए वेक्टर का मान आता है आई कैप ए कॉस 30 का मान √3/2 माइनस जे कैप ए एज इट इज और साइन 30 का मान 1/2। तो ए वेक्टर बराबर a/2 आई कैप √3 माइनस जे कैप। ए वेक्टर निकल गया, बी वेक्टर निकल गया, सी वेक्टर निकल गया। अब इसका वॉल्यूम निकालें। वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल का यदि वॉल्यूम निकालेंगे तो वो कुछ इस तरीके से आएगा। इसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे? ए डॉट बी क्रॉस सी, ए बी सी अभी हमने निकाले थे, इन ए बी सी का मान यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, तो ए डॉट बी क्रॉस सी, ए का मान रखिया a/2 आई कैप √3 माइनस जे कैप डॉट जे ए कैप क्रॉस के सी कैप। तो √3/2 a² सी, सी का मान रखो √3 a²/2, सी का मान a√8/3, तो ओमेगा AQ√2। तो ये अभाज्य कोष्टिका का आयतन अभी हमने निकाले। सारी चीज़ एक बार रिमाइंड करें। स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्ट्रक्चर SCP का कुछ इस तरीके से होता है। ऊपर भी हेक्सागोनल प्लेन, नीचे भी हेक्सागोनल, 3 सेंटर में होते हैं, तो ये SCP स्ट्रक्चर है। फिर ऑल स्फीयर को कुछ इस तरीके से रियलिटी में ऐसा होता है, बट हम रियलिटी में ना देखे कुछ इस तरीके से देखते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे तो वो आता है 12। लैटिस कांस्टेंट निकालेंगे तो वो कैलकुलेट होता है C और A का रिलेशन, C बराबर a√8/3। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालेंगे तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कुछ आता है 3√2 a³। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल वो निकल के आते हैं 6, 3 अंदर, एक सेंटर वाले से निकल के आते हैं, 2 कोनों वालों से निकल के आते हैं 6। वॉल्यूम ऑफ एटम्स निकालेंगे तो πAQ निकल गया, और पैकिंग फैक्टर किसका निकल के आता है 74%। और प्रिमिटिव यूनिट सेल ये होते हैं। इसके फंडामेंटल वेक्टर हमने निकाल चुके हैं, तो इसके फंडामेंटल वेक्टर इसको रोकने पर देखो कुछ इस तरीके से, ये इसका प्रिमिटिव यूनिट सेल है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल वो कुछ इस तरीके से प्राप्त होता है। तो AQ√2। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।